हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आर्म्स एक्ट का किया था, तो नेक्स्ट इस क्लास में अब हम आज से शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 जो कि लाइसेंसेस के बारे में बात करते हैं। और हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में लाइसेंस ग्रांट किया जाता है बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली बात है, एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, तो उसमें होता ये क्या है कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास कि मुझे लाइसेंस चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशंस, जो कि क्या है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए मान लीजिए आपने ना फाइल किया है कि मुझे शॉर्ट मजल गन के लिए आपने लाइसेंस फाइल किया है कि मेरे जो मेरा जो फार्म है उसमें बर्ड्स बहुत आते हैं, उसके लिए मुझे मजल गन चाहिए, उसके लिए लाइसेंस आपने फाइल किया है। तो ऐसे कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो एक रिपोर्ट मंगवाती है, और वो कहाँ से मंगवाती है? जो आपके नियरेस्ट पुलिस इंचार्ज हैं उनसे आपकी रिपोर्ट मंगवाती है, और फिर वो आपके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पे आप है ना, अगर वो चाहें तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, उनके बेस पे वो एक आपकी रिपोर्ट सेंड करते हैं, उनके बेस पे ही आपको लाइसेंस ग्रांट होता है। अगर किसी रीजन से पुलिस इंचार्ज रिपोर्ट भेजने में देर कर देते हैं तो वो ऑन देयर ओन भी अपनी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस ग्रांट कर देती है। फिर सेक्शन 14 जो बात करता है, अब लाइसेंस आपने एप्लीकेशन करी, लेकिन लाइसेंस अथॉरिटी के पास वो पावर भी तो है कि वो रिफ्यूज भी कर सकती है अगर कुछ सर्टेन रीजन है जिनके कारण आपको वो रिफ्यूज भी कर सकती है। और वो रीजन क्या है? पहली बात, आपने लाइसेंस मांगा है कोई प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए। दूसरी बात, आप अनसाउंड माइंड के हैं। तीसरी बात, उनको लगता है कि अगर आपने लाइसेंस आपको दिया गया तो वो थ्रेट है पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी वो आपको लाइसेंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद आती है तीसरी जो हमारी कंडीशन आती है, वो ये बोलता है कि अगर आप ये बोला गया कि आप अनफिट हैं किसी भी कंडीशन में, आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स आपके मिलते हैं जिनके कारण आपको कन्विक्शन के कारण या ऐसी कोई बात है कि आप अनफिट हैं, तो भी आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं होगा। इसका एक एक्सेप्शन ये आता है कि ये आपको लाइसेंस अथॉरिटी रिफ्यूज इस ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती है कि आपके कोई लैक ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बेस पे बिल्कुल भी लाइसेंस ग्रांट नहीं होता है। फिर हमारी बात आती है सेक्शन 15 की, जिसमें भी अमेंडमेंट हुआ था। एक और अमेंडमेंट वाला सेक्शन आ गया है सेक्शन 15। पहले जो है वो लाइसेंस एक बार में आपको सिर्फ 3 इयर्स के लिए मिलता था, बट 2019 के अमेंडमेंट के बाद आपके लाइसेंस कितने साल का हो गया है? 5 साल के लिए आपको लाइसेंस मिलता है। और फिर उसके बाद सेक्शन 16 बात करता है रिन्यूअल के लिए। अब आपने जो रिन्यूअल के लिए होता यह है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद आप जब रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो भी उतनी ही ड्यूरेशन के लिए आपको लाइसेंस मिलता है जितना कि आपको पहले मिला था। अब 5 इयर्स जो है वो आपकी मैक्सिमम लाइसेंस की प्रोसीजर है। आप चाहें, अगर आपका कोई काम जो है वो 2 साल का ही है या 3 साल का ही है, तो आप चाहें तो उससे कम ड्यूरेशन के लिए भी लाइसेंस मांग सकते हैं, तो उतनी ही टाइम के लिए आपका लाइसेंस फिर से रिन्यू हो जाएगा। सेक्शन 17 जो बात करता है रिवोकेशन। एक बार आपको लाइसेंस मिल गया तो कोई आप भगवान तो हो नहीं गए, आपसे लाइसेंस ले भी लिया जा सकता है। किस बेस से लिया जा सकता है? इट कैन बी सस्पेंडेड और रिवोक फॉर आपने एप्लीकेशन में डिटेल्स डाली है उसमें आपने कोई बात छुपाई है या आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली है। तीसरी बात, आपने कोई जो हमारे एक्ट की जो कंडीशंस है उसको रिवोक किया गया है, आपको जो नोटिस दिया गया था उसकी कंडीशंस को आपने रिवोक किया है, बाद में आप अनफिट हो जाते हैं या फिर आप ऐसी कोई कंप्लेंट आती है जिसके बेस पे भी लाइसेंस रिवोक हो सकता है। इस आर्म्स एक्ट की किसी भी तरह की कंडीशंस का अगर आपने फुलफिलमेंट नहीं किया तो उस बेस पे भी आपका लाइसेंस रिवोक या सस्पेंड हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 जो बात करता है हमारा सेक्शन 19 डिमांड जो पावर्स है, उसमें एक्शन ये कहता है कि अगर पुलिस चाहे, जो हमने पहले बात की थी एक बार कि हमारे पहले अमेंडमेंट आया था कि आपके पास अगर 2 से ज्यादा फायर आर्म्स हैं तो आपको वो डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। तो वो आप उसमें जो प्रोडक्शन की बात उस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि जो पुलिस डिमांड प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस किसी भी कंडीशन में, तो आप लाइसेंस दिखाने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने रिफ्यूज किया या आपके पास लाइसेंस नहीं है उस टाइम पे, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपके पास अगर उस टाइम पे लाइसेंस नहीं है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी और आपका जो आर्म है
फॉर एग्जाम्पल आपके पास बंदूक है उस टाइम पे, तो वो उस टाइम पे सीज की जा सकती है। बट अगर आपने ना इंफॉर्मेशन देने से भी मना कर दिया तो आप अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाएंगे, ये सेक्शन 19 कहता है। और ये किसके पास पावर है? हमारी पुलिस के पास। फिर उसके बाद सेक्शन 20 जो बात करता है वो अरेस्ट की पावर्स की बात करता है। और अरेस्ट जो सेक्शन 20 में ये बात बोली गई है कि अरेस्ट आर्म्स एक्ट के अंदर किस तरीके से होगा, द प्रोसीजर विच इज गिवन अंडर BNSS और CRPC, उसी प्रोसीजर का फॉलो करते हुए हमारे आर्म्स एक्ट में अरेस्ट होता है। फिर आप, और ये किस बेस पे हमारा अरेस्ट होगा, क्या चीज बोलते हैं? ये बोलता है कि आप कोई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में आपके पास आर्म्स हैं, उसके साथ पाए गए हैं, तो उस टाइम पे आपका अरेस्ट हो जाएगा। और वो भी अनलॉफुल इंटेंट है, ये डिटेल में बात हम सेक्शन 25 में भी करेंगे। और उसके साथ आपका जो मैंने आपसे लास्ट में पिछली बार क्लास में ये बात जो बोली थी कॉन्शियस पोजीशन वाली बात, वो एक आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके पास आप आर्म कैरी कर रहे थे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, इंडिकेटिंग अनलॉफुल इंटेंट। आप ऐसी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में तो पकड़े गए हैं, बट ये भी शो हो रहा है कि आपका जो है अनलॉफुल इंटेंट भी था उन आर्म्स को रखने का, तो आप उस टाइम पे अरेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, अरेस्ट, और ये इसका कौन कौन कर सकता है? कोई मजिस्ट्रेट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है, कोई पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड सीज आर्म्स। अब इसके अंदर वो लोग भी इंक्लूड होते हैं हमारे। और आप ये ध्यान रखना, आप जो ये है, आप जब सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर पाए गए हैं आर्म्स के साथ, तो इवन आपके पास लाइसेंस है तो भी आप अरेस्ट हो सकते हैं। नॉट बिकॉज आपके पास सिर्फ कि आपके पास लाइसेंस है, आप है ना कोई भी काम करते हुए पकड़े जाएं कि मेरे पास लाइसेंस है, ये बात प्रूव नहीं होती है। फिर आपको अरेस्ट कौन कौन कर सकता है ये हमने बात बताई। इसमें एक बात और है कि कन्वेंस के साथ अब हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो सेक्शन 22 जो बात करता है, मजिस्ट्रेट जो है अगर वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए वो सर्च का आपके मजिस्ट्रेट के पास पावर है। कौन? मजिस्ट्रेट। कहाँ पे? हाउस, प्रेमाइस और स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स में अपने जुरिस्डिक्शन के सर्च का रीजन दे सकता है अगर उसको पता चलता है कि किसी पर्सन के पास, पर्सन ए जो है उसके पास आर्म्स हैं और वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो मजिस्ट्रेट जो है वो क्या एम्पावर्ड है? सर्च का पावर है कि सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है, करवा सकता है, अपना बस इंस्ट्रक्शन दे सकता है हाउस में, प्रेमाइसेस में या स्पेसिफिक अपनी लोकल लिमिट्स में। क्यों? अनलॉफुल पर्पस और डेंजर टू पब्लिक पीस में। इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट पावर है कि वो सर्च का ऑर्डर दे सकता है। फिर सेक्शन 23 जो बात करता है कन्वेयंस सर्च। आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके के व्हीकल में हैं, उसका भी सर्च किया जा सकता है अगर उनको ऐसी कोई सर्कमस्टेंस है। कौन? फिर वही बात, हु? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और स्पेशली एम्पावर्ड ऑफिसर। अब ये स्पेशली एम्पावर्ड ऑफिसर्स के हमारे यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे कौन कौन किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं रेलवे की भी तो पुलिस होती है। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या आप वहां पे, आप जो पुलिस, आपका जो रेलवे स्टेशन का एरिया है वहां पे ऐसा कोई आपका व्हीकल आपने खड़ा कर रखा है और उसमें सस्पिशियसली तरीके से आप खड़े हैं और वहां पे आर्म्स का भी आपके ना सस्पिशन है, तो जो रेलवे की पुलिस है, आप नेवल के कोई एरिया में है, नेवी को एरिया में, आप शिप के कोई वेसल में हैं, वहां पे भी इस तरह का कोई आपका खुद का शिप है तो नेवल जो पुलिस है। फिर जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट, ये जो आपके ना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस होती है, इनके पास भी कई बार आपने देखा होगा नाकाबंदी में एक्चुअली होता क्या है, इसी सेक्शन के अंडर
एम्पावर्ड होती है ट्रैफिक पुलिस आपका जो व्हीकल है उसको सर्च करने के लिए अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, कि वो नाकाबंदी है, उनको कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस है कि सिटी के अंदर क्राइम हुआ है या फिर कोई किसी के सर्च कर चल रही है कि कोई ना, आप देखते होंगे कि सिटी में कोई क्राइम हुआ है, सारी लिमिट्स को जो आपकी सिटी की लिमिट्स हैं वहां पे नाकाबंदी हो रखी है, तो पुलिस के पास एम्पावर्ड है आपका कन्वेंस सर्च करने की। हर तरह की, इसमें सिर्फ हमारी जो पुलिस है वो ही नहीं आती है, इसके अंदर हमारी ट्रैफिक पुलिस भी आती है, हमारी रेलवे की पुलिस भी आती है, नेवल जो हमारे नेवी है, उस तरह के अगर आप कोई पोर्ट पे हैं वहां पर भी आपकी जो पुलिस है वो सभी एम्पावर्ड होता है इस सेक्शन के अंडर। क्या सर्च करने के लिए? वेसल्स, व्हीकल और एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस। आप ट्रक, किसी ट्रक में है, रोड पे जा रहे हैं, किसी ट्रक में है, वहां उसको भी सर्च कर सकते हैं। अगर बोला गया कि इस ट्रक के अंदर प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं या फिर ऐसी कोई सरकम जिसका आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, मान लीजिए आपको मैन्युफैक्चर करते हैं, आपका अवैध धंधा है आर्म्स बनाने का, और आपकी कंप्लेन कर दी गई है या पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, तो वो आपका ट्रांसपोर्ट सर्च कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर टू असर्टेन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। ओके, फिर सेक्शन 24A, ये हमारे न्यू अमेंडमेंट्स वाले सेक्शन है। सेक्शन 24B ये बात करते हैं हमारे प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन, रिक्वायर्स मैंडेटरी डिपॉजिट ऑफ नोटिफाइड आर्म्स। जब कोई नोटिफाइड आर्म्स है वहां पे जो ये डिस्टर्ब्ड एरियाज वाली बात जो हमने पहले भी करी थी, वहां की बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती है, कि वो नोटिफाई कर सकती है कि इस तरह के आर्म्स, जिन आर्म्स को उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि ये आर्म्स किसी के पास नहीं मिलने चाहिए, उनका डिपॉजिट आपको करना होगा, और अगर आपके पास पोजीशन है तो वो सीज हो गया है। और इसके अंदर इन दोनों सेक्शंस की बात ये है कि इनमें एक टाइम पीरियड, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन बाय इन ऑफिशियल गैजेट या नोटिफिकेशन में ये बात बोलती है, नोटिफाइड करती है कि इन आर्म्स को कैरी नहीं कर सकते, तो उनका एक टाइम पीरियड भी होता है जो कि मैक्सिमम होता है 90 डेज का, और जो गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड होती है कि जो 90 पीरियड का टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो उस टाइम पे आपका पोजीशन जो है वो सीज हो जाता है टू बी लॉफुल, और आपको उस टाइम पे आर्म्स डिपॉजिट करने होते हैं। और फिर सेक्शन 24B जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ कैरिंग, प्रोहिबिशन कैरिंग नोटिफाइड आर्म्स थ्रू इन ऑन एनी पब्लिक प्लेस। या तो ये बोल सकता है कि नोटिफाइड आर्म्स के आपको उनको डिपॉजिट करना होगा, दूसरी बात, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि पब्लिक प्लेस में कहीं पे भी जो हमारे जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, कि कोई भी पब्लिक एरिया में आप इस तरीके के जो आर्म्स हैं वो कैरी करते हुए नहीं दिखेंगे। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है। अब जो हम बात करते हैं, ये हमारे PYQ भी है, ये मेंस का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल रट लेना है, इसके केसेस भी थे जो लैंडमार्क केसेस हैं। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्शियस पोजेशन डॉक्ट्राइन। ये बात करता है, इसमें आप लॉ, आपने जितने भी सेक्शंस पढ़े उनको लिंक करते चले। हम पहले एक बार ऐसे करते हैं, सेक्शन 25 भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 25 जो है हमारा, उसमें पनिशमेंट्स आती है, तो उसमें मेन बात ये जो है, पहले तो आपने ये देखा कि आपके पास अनलाइसेंस्ड आप कोई आर्म नहीं रख सकते हैं, सेक्शन 3 के अंदर आपने ये देखा। तो सेक्शन 25 में हमारे पनिशमेंट्स दे रखी है सारी, किस तरह के किस कंडीशंस में आपके क्या पनिशमेंट जो है इस एक्ट के अंदर दे रखी है वो दे रखी है। तो इस आपका, अगर आप एज अ APO, आपके लिए ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिवियरिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे क्राइम की, किस जो क्राइम है इस एक्ट के अंदर कितना सीवियर है उसके हिसाब से पनिशमेंट है। आप देखेंगे एक काफी लंबे पीरियड जो है वो भी पनिशमेंट्स का दे रखा है, 7 to 14 ईयर्स। तो कितना सीवियर है क्राइम उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट डिसाइड होती है। तो जब यहाँ पे हम ये जो बात की गई है कॉन्शियस पोजेशन, उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो फिजिकल कस्टडी, सेक्शन 3 में ये बोला गया कि आपके पास अनलाइसेंस तरीके से आपके पास आर्म्स नहीं हो सकते, तो उसमें ये बोला गया जो हमारे लैंडमार्क केसेस में कि मेयर फिजिकल पोजेशन होना ये आपके लिए कोई ऑफेंस नहीं है सेक्शन 25 के लिए। सेक्शन 25 में तो आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ पोजेशन होना जो है आर्म का, लाइसेंस आर्म का,
अगर आप किसी सस्पिशन परमिशन कंडीशन में मिलते हैं और आपके पास लाइसेंस आर्म है कि मेयर बिकॉज यू हैव पोजेशन ऑफ आर्म, आप ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे जब तक के लिए आपका मेंस रिया क्या है, जब तक कि आपका क्रिमिनल इंटेंट नहीं है उस टाइम पे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, कि आपका जब तक कि इंटेंट नहीं है वो क्राइम करने के लिए, आप लायबल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आप इस केस में, कि आपको जो आपने सबने सुना होगा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था संजय दत्त वाला केस। उस केस में ये बोला गया था कि उस केस का ही ये बात आ गई थी कि उसमें ये कहा गया था कि सिर्फ उसके पास क्योंकि आना जो बंदूक मिली थी या उसके पास आरडीएक्स मिला था, कि मेयर बिकॉज उसके पास पोजेशन है वो इसके लिए आर्म्स एक्ट के अंदर लायबल नहीं हो जाता है। एक हमारा जो आया था इंपॉर्टेंट केस वो आया था गुणवंत लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1972 का केस था। उसमें भी यही कहा गया था कि पोजेशन इन आर्म्स एक्ट मस्ट बी कॉन्शियस पोजेशन, मेयर फिजिकल कस्टडी विदाउट नॉलेज इज नॉट एन ऑफेंस। फिर दूसरी बात, फिर जो दूसरा केस जो हमारा इंपॉर्टेंट केस था वो था रामानंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसमें भी यही कहा गया था, 1981 का केस था, उसमें भी यही कहा गया था कि मेयर रिकवरी इज इनसफिशिएंट अनलेस द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स इंटेंशन टू पोजेस इल्लीगली। और तीसरा हमारा ये जो केस था, इस केस को मैं और बताती हूं। हाँ, इस केस में हुआ ये था, एक ट्रैवलर मिला था विद, ये इंपॉर्टेंट केस है, तो इस केस को अगर आप जब ये एक्ट पढ़ रहे हैं तो इस केस को तो आपको बिल्कुल फैक्ट्स के साथ रख लेंगे, तो मेंस का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर फॉर्मिंग में बहुत आसानी मिलेगी। तो इस केस का तो रख लेना है आपको कि दिल्ली हाई कोर्ट प्रेसिडेंट था 2023 का। इस केस में फैक्ट क्या थे, इस केस में हुआ ये था कि एक ट्रैवलर मिला था विद अ सिंगल लाइव कार्ट्रिज एट आईजीए इंटरनेशनल, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे एक ट्रैवलर मिला था, उसके पास एक लाइव कार्ट्रिज थी बिलोंगिंग टू अ लाइसेंस्ड फ्रेंड, एक्सीडेंटली लेफ्ट इन द बैग। ये ट्रैवलर थे, इंडिया में आए, किसी फ्रेंड से मिले थे, उनके घर पे डिनर कर रहे थे, वहां से जाने से पहले गलती से उनके बैग में उसकी जो बंदूक थी उसकी एक लाइव कार्ट्रिज उसके बैग में गिर गई। अब जब वो वापस जाने लगे एयरपोर्ट पे, उनकी चेकिंग हुई तो लाइव कार्ट्रिज मिली, पिस्टल नहीं मिली, जो बंदूक नहीं मिली, सिर्फ क्या मिली, लाइव कार्ट्रिज। तो उसमें ये रूलिंग की, ये बहुत लंबा केस चला, उसके बाद फाइनली उसमें ये बोला गया, एफआईआर क्वेश्चन कर दी गई, उसमें ये बोला नो इंटेंशन टू कैरी अ सॉलिटरी कार्ट्रिज विदाउट सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस इज प्रोटेक्टेड माइनर एमिनेशन। ओके, उसका इंटेंशन नहीं था, एक लाइव कार्ट्रिज से वो कैसे फायर करेगा जब तक कि उसके पास पिस्टल नहीं है, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस भी नहीं था इवन। लेकिन जस्ट बिकॉज एक आपके पास बुलेट है तो ये तो मतलब नहीं है आप कोई बुलेट से तो ऐसे किसी के मार दोगे वो मर नहीं जाएगा। तो वो एक तरीके से ये बोला गया था कि ये जो एक सॉलिटरी कार्ट्रिज है इसको हम, इट इज प्रोटेक्टेड माइनर एमिनेशन। एमिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि एमिनेशन में क्या है, एक कार्ट्रिज जो है वो भी एक एमिनेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इस तरीके से, बट क्योंकि इतना लंबा चला और जैसा कि हमारे बात होती है कि आप इस तरीके से लापरवाही कैसे कर सकते हो कि केस बन गया, इसलिए उसको अक्यूज को डायरेक्टेड टू पे 50,000 टू द आसाम रेजिमेंटल फंड फॉर सोसाइटल बेटरमेंट ड्यू टू द 7-year पुलिस इन्वॉल्वमेंट। 7 साल तक ये केस चला था, बहुत लंबा केस चला था, जिसके कारण 50,000 का उसको जुर्माना भरना पड़ा था। ये इसलिए डीपली मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये केस जो आपके, और दूसरे जब हम जो है ना हमारे जो केसेस पढ़ते हैं, ये गुणवंत लाल था आपने देख ही लिया, फिर संजय दत्त का केस आया था 1994 में, उसमें भी री अफर्म्ड किया गया था, जो हमारा गुणवंत लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था, उसमें भी ये बात री अफर्म की गई थी कि पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स रिक्वायर्स कॉन्शियस पोजेशन एंड नॉलेज इवन इफ टेम्पररी। ओके, फिर और जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि ये 2 इंपॉर्टेंट केस है, उसमें भी ये बात बोली गई थी कि इस एक्ट के अंदर आपको जो पनिशमेंट दी जा रही है या आपको सजा मिलती है किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट की, तो इसका जो आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ है हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। और इसके 2 इंपॉर्टेंट केस लॉस थे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जसवंत सिंह 74 का केस था, और ये 56 का केस था गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें भी यही बोला गया था कि इट्स लाइज स्ट्रिक्टली ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इलीगल पोजेशन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। ओके,
अब हम बात करते हैं सेक्शन 25 की, जिससे हम बात करते हैं हमारी पनिशमेंट्स की। इसको हम पनिशमेंट्स जो है हमारी, अगर आप शुरू से देखें तो उसमें ये है कि सबसे पहले कुछ माइनर छोटे मोटे एक्ट से जनरल कंट्रावेंशन, आपने लाइसेंस के रूल्स तोड़ दिए, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, आपने ध्यान नहीं दिया, या आप लाइसेंस कैरी नहीं कर रहे थे, आपके पास लाइसेंस की इंफॉर्मेशन नहीं थी जब आपको पुलिस ने रोका या पकड़ा, छोटे मोटे लाइसेंस रिलेटेड या कोई और छोटा मोटा आपने रूल तोड़ दिया है, कोई इंफॉर्मेशन जो थी, तो ऐसी कंडीशन में आपके ये स्कूल सिवियरिटी वाले केस हैं जो कि हमारे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आते हैं। सेक्शन 30 के अंदर दे रखा है जनरल कंट्रावेंशन। हम इसको आप टेबल के फॉर्म में इस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसको आप बेरक की तरह नंबर वाइज नहीं, इस तरीके से पढ़ो। जरूरी नहीं है ना कि हम फर्स्ट 1 2 3 4 से शुरू करें, तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, हल्की हल्की पनिशमेंट से बात करते हैं। तो हल्की हल्की पनिशमेंट जो हमारी पहली पनिशमेंट जो बात आती है वो है सिर्फ 6 मंथ्स और फाइन की पनिशमेंट। आपने कोई नियम तोड़ दिया, लाइसेंस नहीं था, ओके। अब थोड़ी गर्म पनिशमेंट, सेक्शन 25(1)(b) बात करता है अनलाइसेंस पोजेशन, और आपके पास एक्विजिशन है, अनलाइसेंस्ड है, आपने लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो आपके पास उसकी क्या पनिशमेंट है, 2 to 5 years प्लस फाइन, ओके। फिर उसके बाद और सीवियर पनिशमेंट क्या दे रखी है, सेक्शन 25(1)(a) बात करता है हमारे पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड अम्युनिशन। प्रोहिबिटेड थे फिर भी कैरी कर रहे हो तो और सीवियर, गुस्सा आ गया ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो अब और ज्यादा पनिशमेंट वाम बढ़ती जा रही है। पहले 6 मंथ्स, फिर 2 to 5 years, फिर अब बात करते हैं 7 to 14 years प्लस फाइन। तो इसमें क्या है, पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड अम्युनिशन है आपके पास, और बड़ी सजा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, ये हम बात करेंगे आगे और क्लास। ये जो है ये हमारे नए सेक्शन थे, 2019 का अमेंडमेंट से ये आया था। एक तो ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, और एक और आया था सेलिब्रेटरी क्राइम, वो हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो ये जो है पहले पनिशमेंट से आप टेबल याद कर लीजिए कि पनिशमेंट जो थी वो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट है। वैसे नाम से समझ में आ रहा है कि आपके पास पूरा आपका एक ग्रुप है जो कि ना आप क्राइम से रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, आप इस तरीके से पाए गए और आप आर्म्स कैरी करते हैं, इलिसिट ट्रैफिकिंग करते हैं आर्म्स की। तो ऐसी कंडीशन में क्या है आपकी पनिशमेंट, 10 years to life imprisonment। और सेक्शन 27 सब क्लॉज 3 बात करता है यूजिंग प्रोहिबिटेड आर्म्स रिजल्टिंग इन डेथ, और ऐसी में क्या पनिशमेंट है हमारी फाइनल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। इसमें आपके जो स्पेशली आपके जो टेररिस्ट टाइप लोग आते हैं या इस तरह के जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं उस तरीके के टाइप में हमारे ये सेक्शन लगता है। तो मेजर बात, अब बीच में मैं एक छोटी सी बात और करूंगी कि जो मैंने आपसे पहले से कहा 2019 का अमेंडमेंट है, इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कर दिया है कि एक ही जगह आपके सारे अमेंडमेंट्स ला दिए हैं। अभी तक हमने सारे अमेंडमेंट पढ़ लिए, तो उस हिसाब से एक टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको डाला है कि पहला आपका क्या है, पहला अमेंडमेंट जो आया था, क्योंकि ये एक अपने आप में आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन गया वह है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2019 के क्या क्या अमेंडमेंट्स आए और उनका क्या इम्पैक्ट था आर्म्स एक्ट पे, तो एक टेबुलर फॉर्म है जिसकी मदद से आप आसानी से आपका मेंस का आंसर बना सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी आपके क्वेश्चन आए। तो पहला सेक्शन क्या था हमारा, सेक्शन 3। इसमें क्या बात की गई थी हमारी, ओनरशिप लिमिट्स की, जो हमने पहले बात की गई। पहले क्या था हमारा, 3 मैक्सिमम फायर आर्म्स रख सकते थे, और अब क्या रख सकते हैं, 2। दूसरी बात हमने जो की थी लाइसेंस वैलिडिटी, सेक्शन 15 जो हमने अभी देखा, पहले कितने साल के लिए वैलिड था, 3, और अब कितने के लिए हो गया है, 5 years। 2000 फिर उसके बाद जो मैंने आपसे बताया सेलिब्रेटरी गनफायर, ये आपको मैं यहाँ पे इतना सा बता दूं, सेलिब्रेटरी गनफायर की बात ये है कि जब आप कोई पब्लिक प्लेस के अंदर आप कोई आर्म्स कैरी करते हैं या फायर, और ऐसा भी है कि आपका इंटेंट भी है उसको यूज करने का, तो सेलिब्रेटरी गनफायर इसके अंदर आपका सेक्शन आता है कि आपने कोई पब्लिक प्लेस के अंदर आपने पीस को डिस्टर्ब किया है, वहां पे इंटेंट था कि आपका किसी को हार्म भी करने का इंटेंट था, या आपने वैसे ओपन फायर भी कर दिया है लेकिन खतरा था, थ्रेट था पब्लिक सेफ्टी का, तो उस कंडीशन में आपके ये सेक्शन यूज होता है। तो पहले जो था 2019 से पहले ये जनरल नेग्लिजेंस में लॉज में आता था,
आईपीसी में जो हमारे दे रखे हैं ना कि जनरल नेग्लिजेंस में बात की जाती, उस टाइप में हमारे ये उन लॉज में ये बात की जाती थी, लेकिन अब ये एक स्पेसिफिक क्राइम बन गया है, स्पेसिफिक ऑफेंस बन गया है। इसकी क्या सजा है हमारे? 2 years इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज फाइन, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ। अभी एक आपको जैसे पता है, आपने एक तो आपने ना ओपन फायर कर दिया, ये इसमें एक्चुअली वो वाली बात भी आती है, कई लोगों को शादियों में बहुत शौक होता है कि बंदूक चलाएं, लेकिन ऐसी कंडीशन में किसी को लग भी तो सकती है, किसी को लग गई, किसी को चोट लग गई, अगर आपने उस टाइम पे किसी ने कंप्लेंट कर दिया है तो आपके साथ शादी में आपके दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में अगर आपने किया तो ये सेक्शन लगता है और आपके फाइन दे रखा है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दे रखा है। फिर हमारे चौथी जो बात आती है वो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड ट्रैफिकिंग की हमारा अमेंडमेंट आया था। वो भी पहले पोजेशन पेनल्टीज में ही आता था कि आपके पास है ना आर्म्स मिले, अब अनलाइसेंस्ड आर्म मिले, आपके पास परमिशन नहीं था, लाइसेंस नहीं था, पहले उसी तरीके पेनल्टीज में आता था। बट अब उसके बाद से इनके लिए स्पेशली सीवियर पनिशमेंट दे दी गई, 10 years to life imprisonment फॉर सिंडिकेट मेंबर्स और इलिसिट ट्रैफिकिंग। और 30 यहाँ पे जो आपने 25(1)(a)(b) ये जो हमने अभी छोड़ा था, वो इसमें बात ये थी कि आपने लड़ाई करी, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि आपने लड़ाई चल रही है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, उस टाइम पे आपने पुलिस की बंदूक को ले लिया है और उससे आप है ना दिखा रहे हो कि मैं, आपने मूवीज में देखते होंगे कि वो एक आदमी को ए ने पुलिस की बंदूक निकाल ली है और बी को पकड़ लिया है और वो कह रहा है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं ना इसको गोली मार दूंगा। इस तरीके से अगर आपने कोई पुलिस का फायर आर्म स्नैच किया है, ऐसी कंडीशन में पहले तो ये सिर्फ, या आपने चोरी भी कर ली है, इस तरीके का भी सर्कमस्टेंस हो सकता है। पहले ये सिर्फ जनरल थेफ्ट या रॉबरी के लॉज में आता था, आपने जो है ना लोगों की जान खतरे में डाली है, रॉबरी के लॉज में आता था। बट अब ये आर्म्स एक्ट के अंदर एक अलग से लॉ है वो, और आपके ये क्या क्या पनिशमेंट देता है? 10 years to life imprisonment। इस तरीके से हमारे सारे 2019 के जो अमेंडमेंट थे वो एक साथ हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो कमिंग बैक टू द पेनल्टीज, हमने ये बात कर ही ली है कि हमने वहां पे सारी बात, ये वाली बात कर ही ली है कि आपके पास प्रोहिबिटेड आर्म्स है, आपके पास कोई ग्रेनेड मिला है, आर्टिलरी मिली है, तो आपके पास पनिशमेंट है 7 to 14 years का। ये तो अगर आपकी सीवियर वाली, बीच में आप अनलाइसेंस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, सेलिंग, ट्रांसफरिंग, कन्वर्टिंग, तो उसके लिए पनिशमेंट है आपका मिनिमम 7 years to life imprisonment। और बेस जो है आपका, आप अनलाइसेंस तरीके से फायर आर्म आपके पास है तो उसका पनिशमेंट है 2 to 5 years। ये भी हमने अब जो 25, 6 और 7 में जो दे रखा है, आपके सब क्लॉज 6 और 7 में आपको जो दे रखा है, 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप एक्टिंग एज अ सिंडिकेट यूजिंग वायलेंस और थ्रेट फॉर पेक्यूनरी बेनिफिट, तो उनके लिए क्या ऑफेंस है? पोजेसिंग का, कैरी करने का, मैन्युफैक्चरिंग का आर्म्स ऑन बिहाफ ऑफ द सिंडिकेट, तो उसके लिए हैवी पनिशमेंट हमको दे रखी है मिनिमम 10 years to life imprisonment प्लस फाइन। ये आपका जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, ये भी आपका एक PYQ है। 2019 के अमेंडमेंट के बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके मेंस में कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या दे रखा है एपीओ में, ये आपके मेंस में क्वेश्चन था। तो आप समझ गए, 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप, 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप सिंडिकेट की तरह, कोई ग्रुप की तरह कोई अवैध धंधा करते हैं, किस चीज का? पजेस करने का, कैरी करने का, मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स। लोगों का ग्रुप है वो चोरी करते हैं, लोगों को डराते हैं, इस तरीके से करते हैं, या मैन्युफैक्चर करते हैं आर्म्स। एक जो आपने कहते हैं गुंडों का ग्रुप है, इस तरीके से उनको क्या बोला गया? ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। ऑन बिहाफ ऑफ द सिंडिकेट वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी भी तरीके से कैरी करते हैं, बेचते हैं, उसके लिए हैवी पेनल्टी दे रखी है। और दूसरी बात, सेलिब्रेटरी गनफायर, फायरिंग इन पब्लिक गैदरिंग, मैरिजेस और रिलीजियस प्लेसेस एंडेंजरिंग लाइफ, तो उसकी क्या पनिशमेंट दे रखी है? अप टू 2 years और फाइन अप टू 1 lakh और बोथ। तो अब से आप जब भी कोई शादी में इस तरीके की एक्टिविटीज देखें या खुद करने की इच्छा हो, तो ये एक्ट को और इस सेक्शन को याद रख लेना कि पनिशमेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 25 की, जो हमने पहले भी बात करी कि आप कोई भी वेपन इलीगली हैंडल कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 2 to 5 years ऑफ स्टैंडर्ड फायर आर्म्स आपके स्टैंडर्ड पेनल्टी दे रखी है आपके पास। ओके, फिर सेक्शन 27 जो है
एक्टिवली डिस्चार्जिंग और यूटिलाइजिंग द वेपन, तो उसकी भी आपको पनिशमेंट दे रखी है कि आप एक्टिवली आप है ना वेपन को यूज कर रहे हैं, उसकी क्या क्या पनिशमेंट है सेक्शन 27 में दे रखी है। यूजिंग आर्म्स इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 3 to 7 ईयर्स की पनिशमेंट है। सब क्लॉज 2 में दे रखा है प्रोहिबिटेड आर्म्स को यूज करते हो तो उसकी दे रखी है 7 ईयर्स टू लाइफ। और आप सब क्लॉज 3 में आपको दे रखा है कि यूज रिजल्टिंग इन डेथ, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बात कर, इसमें आपको पनिशमेंट जो दे रखी है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ प्लस फाइन। अब जॉइंट ऑक्यूपेशन लाइबिलिटी, ये आप ध्यान से इसको सेक्शन को पढ़ लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले, वैसे तो इसमें ये पहले भी आ चुका है बट अब की बार इसको ध्यान से रख लीजिए। मुझे लग रहा है कि इसमें अब की बार आपके मेंस में ये सवाल बन सकता है, जॉइंट ऑक्यूपेशन लाइबिलिटी। इसमें रूल क्या है, एक घर है, इसमें आपके तीन चार लोग रहते हैं। When an offense is committed regarding arm found in premises, vehicles under joint occupation of several persons, liability does not apply to everyone automatically, but it applies to each person whom there is reason to believe was aware of the existence of the arm. और इसका आउटकम क्या है, unless the contrary is proved, aware individuals are liability as if offense was committed by them alone. एक घर है, मम्मी पापा रहते हैं, बेटा रहता है, एक पिस्टल ले आए, उससे क्राइम करके आ गए, घर में आ गए, घर वालों को पता है, माँ बाप को बच्चे पे दया आ गई हो, बच्चे ने क्राइम कर दिया, कोई बात नहीं, छुपा लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप पकड़े गए, पुलिस आती है, घर के अंदर जो लोग मौजूद थे और अगर आपको पता था तो आप सभी तीनों लोग जो हैं वो लायबल हैं as if the offense was committed by them alone, आप सभी धर लिए जाओगे। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, एक पर्सन है, इस घर में रह रहे हैं, आप जो है ना जम्मू कश्मीर या इस रिलेटेड कई मूवीज में भी देखते होंगे कि एक घर में एक आदमी, एक टेररिस्ट है, उसके पास आर्म्स है, आप कोई ऑफेंस करके आ गए हैं और इन सभी को पता है, या ये मान लीजिए कि ये फ्रेंड्स हैं या ये सारे ही टेररिस्ट हैं या कोई खाना बनाता है लेकिन इस घर में ये पता है, कोई भी लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, अगर उनको पता है कि ये वेपन है, इसका यूज किया गया है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो ये सभी के सभी लाइबल होते हैं। इसको कहते हैं जॉइंट ऑक्यूपेशन लाइबिलिटी, जैसा कि आपने खुद ने वो काम किया है। इस तरीके से हमारे पहले भी हमने आईपीसी में कई जगह जो जॉइंट लाइबिलिटी पढ़ा है, राइट। तो वही हमारी बात यहाँ पे की गई थी इसमें सेक्शन 35 के अंदर। फिर हमारी जो बात की गई है प्रोसीजरल मैंडेट, हमारा सेक्शन 37 जो कहता है, ये छोटे मोटे सेक्शन हैं बट आप देख लीजिए, सेक्शन 37 कहता है कि सारे अरेस्ट और सर्चेस जो हैं आर्म्स एक्ट के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो द सीआरपीसी, और अब जो बीएनएसएस कहते हैं उसके अंदर ही किए जाएंगे। 38 जो कहता है ऑल ऑफेंसेस अंडर द आर्म्स एक्ट आर कॉग्निजेबल। इस तरह ये क्वेश्चन जो है अगर आपके प्रीलिम्स में ऑप्शन में दे दिया गया तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये सारे ऑफेंसेस जो हैं, इसमें अगर आप ऑप्शन आपको दे दिया कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये इसे आपको कॉग्निजेबल ये मानना है कि अगर पूछ लिया गया कुछ बोल दिया, कुछ कॉग्निजेबल होते हैं कुछ नहीं होते, नहीं, सारे ऑफेंसेस अंडर द आर्म्स एक्ट आर कॉग्निजेबल। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ओके, सेक्शन 39 जो बात करता है, सैंक्शन की बात करता है, नो प्रोसिक्यूशन फॉर सेक्शन 3 ऑफेंसेस अनलाइसेंस पोजेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब भी कोई प्रोसिक्यूशन किया जाएगा सेक्शन 3 के अंदर अनलाइसेंस पोजेशन के लिए, तो वो विदाउट द सैंक्शन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 45 की। ये एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 45 जो क्या है वो ये कहता है कि स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी है आर्म्स को यूज करने की, रखने की। इस एक्ट के अंदर किन किन को है, हमारे पब्लिक सर्वेंट्स इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स और टेरिटोरियल आर्मी, वेपन्स ऑफ ऑब्सोल्यूट पैटर्न एंड एंटीक्यूरियन वैल्यू और डिस्पेयर इनकेपेबल ऑफ यूज। अब जैसे आप कोई आर्मी की है ना, उसमें चले गए, जो आपने देखा होगा एग्जीबिशन चलती है, वहां पे जो वेपन्स रखे हैं या ऐसा कुछ है कि जो अब इनकेपेबल ऑफ यूज है,
या पहले की कोई आपके मान लीजिए आपके कोई फैमिली में कोई ऐसा आर्मी से या कोई पुराने ना लड़ाई के टाइम के लोग हैं, अगर उनके घर में कोई ऐसी आर्म रखी है जो अब चल नहीं सकती है, कई जगह के आपने एग्जीबिशंस में लोगों के घर अपने म्यूजियम में रखते हैं जो अब चल नहीं सकती है, उस तरह के आर्म्स को रखने के लिए भी आप इम्यून है। आर्म्स फॉर्मिंग ऑर्डिनरी इक्विपमेंट ऑफ सी गोइंग वेसल्स, जो आपके नॉर्मल वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको फॉर्म करने के लिए जो ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपके इसके अंदर आते हैं। और सेक्शन 41 जो बात करता है गवर्नमेंट डिस्क्रिशन की बात करता है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन exempt any person or class from this act entirely via official gazette if necessary in the public interest। और कोई पर्सन के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पावर है कि वो चाहे तो किसी पर्सन को एम्पावर कर सकता है इस एक्ट के अंदर कि वो इस एक्ट से एग्जेम्प्ट है एंटायरली वाया ऑफिशियल गैजेट, पब्लिक, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। अब दूसरी बात, अब हम बात जो करेंगे इस तरीके से आपका ये एक्ट मैंने क्रैश कोर्स के हिसाब से कवर किया है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। जो छोटे छोटे बचे हुए कुछ सेक्शंस हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार उनको सरसरी नजर से बेरक से जरूर देख लीजिए, आपको चैप्टर नंबर याद कर लीजिए और इस तरीके से हमारा आर्म्स एक्ट कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए थे विद सेक्शन डिटेल्स, तो इनको आप देख लीजिए आपके रैपिड रिव्यू के लिए। पहला क्वेश्चन था विद सेक्शन डिटेल्स पनिशमेंट फॉर अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, ये पहले टीवाईक्यू में आ चुका है बट आपके इस तरीके से आ सकता है, इसको डायरेक्ट शॉर्ट आंसर के हिसाब से याद कर लिए। सेक्शन 25C6 जो है वो बात करता है सब क्लॉज 6 मिनिमम 10 years टू लाइफ। हु हैज द पावर टू सर्च व्हीकल वेसल्स अंडर सेक्शन 23, तो मैंने आपको बता दिए थे लोगों की कैटेगरी पॉइंट वाइज आप याद कर लीजिए कौन कौन है, मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, स्पेशली एम्पावर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, और इनके अंदर कौन कौन आते हैं, रेलवे वाले आते हैं, नेवी वाले आते हैं हमारे, और कौन आते हैं, ये आप बेरक के अंदर देख लीजिए, वो सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए और आपका आंसर फॉर्म करने में हेल्पफुल रहेगी। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर आर्म्स अ सिटीजन कैन लीगली पोजेस विदाउट स्पेशल एग्जेम्पशन, कहां पे बात की थी हमने, सेक्शन 3 के अंदर बात की थी कि ओनली 2 फायर आर्म जो हैं वो आप 2019 के बाद एम्पावर कर सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस एक्ट के अंदर से, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन से आप पूरा एक्ट तैयार कीजिए, और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों से। एंड आगे के लिए जो नेक्स्ट एक्ट लेके आ रही हूँ मैं, जो एपीओ की ऐसी क्लास में, तो उसके लिए बने रहिए थिंक लीगली पे।